हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट की सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि बाल विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो दो कारक थे, पहला वंशानुक्रम था, दूसरा वातावरण था। वातावरण के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि वातावरण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, वातावरण कितने प्रकार का होता है, कैसे ये प्रभावित करता है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम है बुद्धि, यानी कि जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कई बार आपने सुना होगा कि लोग कह लेते हैं, किसी से भी कह देते हैं कि यार इसमें तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है, इसकी बुद्धि घास चरने गई है। तो कई बार आपने ये सब सुना होगा बुद्धि, पर कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि बुद्धि से मतलब क्या है। क्या दिमाग और बुद्धि एक ही चीज़ है? यानी किसी के पास दिमाग होना का मतलब यही है कि उसके अंदर बुद्धि है? तो कई सारी ये चीज़ें बनती हैं। अगर आपसे भी पूछा जाएगा कि बुद्धि क्या है, तो आप यही कहेंगे कि किसी इंसान के अंदर जो दिमाग होता है उसी को हम बुद्धि से डिफाइन कर देते हैं कि अगर उसके अंदर दिमाग है यानी कि उसके अंदर बुद्धि है। तो कई सारी डेफिनेशन है, लेकिन होता क्या है, जैसे कि अगर आप किसी लड़के से करें यार तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, कल तुझे ये चीज़ मैंने बताई थी, आज तू भूल गया। तो इससे दो चीज़ें निकलने की, उसे सही चीज़ याद नहीं रह रही। अगर उसे चीज़ याद नहीं रह रही है तो इसका मतलब है कि बुद्धि का मतलब ये हुआ कि अगर चीज़ें हम याद रख लेते हैं तो वो बुद्धि है। जो चीज़ें ज़्यादा याद रख लेगा उसकी बुद्धि उतनी अच्छी होगी। तो कई तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं, तो हम देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं और बुद्धि का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जो कि बालक की अधिगम क्षमता तथा इसकी स्मृति शक्ति में अंतर करने में सहायक होता है। देखिए, बुद्धि क्या चीज़ है? एक मानसिक तत्व है, क्योंकि दिमाग से जुड़ी हुई ये चीज़। तो एक मानसिक तत्व है जो कि क्या करती है, जो कि बालक की अधिगम क्षमता। अधिगम क्षमता का मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी कि सीखने की क्षमता, तथा इसकी स्मृति शक्ति में। स्मृति शक्ति क्या होती है? याद करने की शक्ति, कैसे वो चीज़ों को याद रखता है, कितने टाइम तक वो चीज़ों को याद रख लेता है। तो दो चीज़ों में अंतर, अधिगम क्षमता तथा इसकी स्मृति शक्ति में अंतर करने में सहायक होती है। यानी कि बुद्धि हमें बताएगी कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे चीज़ों को याद रखता है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये बुद्धि हमें बताती है। तो सिंपल सी है डेफिनेशन कि बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जो कि बालक की अधिगम क्षमता यानी सीखने की क्षमता तथा इसकी स्मृति शक्ति यानी कि उसकी याद करने की शक्ति में अंतर करने में सहायक होती है। बुद्धि एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है। तो बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, जन्म से हमें मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसे समाज से, मतलब समाज से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सामाजिक नहीं है। ठीक है, वातावरण से हमें प्राप्त नहीं हो रही। बुद्धि एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक नंबर में पूछ सकता है आपसे। अब अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या किया, इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। किसी ने कह दिया कि नहीं, सीखने की योग्यता है, कि मतलब हम भी जो भी चीज़ सीख रहे हैं वही बुद्धि है। अगर हम कोई चीज़ जल्दी सीख ले रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा है। अगर कोई नहीं सीख पा रहा है उसका मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं है। किसी ने कह दिया अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी अगर हम सोच ले रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है। और अगर हम उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, जो हमारे सामने चीज़ उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। किसी ने कह दिया कि समस्या समाधान की योग्यता है। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर बुद्धि है। और अगर हम समस्या सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। तो अलग अलग बुद्धियों ने अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसने इसे सीखने की योग्यता का। ये जो नाम जितने भी लिखे हैं सभी नाम याद कर लेना। ये ठीक है, एक बार याद करेंगे तो बहुत सालों तक आपको याद रहेंगे, बस एक बार आपको अच्छे से याद करना है। तो पहला है कि सीखने की योग्यता किन किन जो वो थे विद्वान उन्होंने कहा। तो बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा था बकिंगम ने, थॉर्नडाइक ने और डियरबॉर्न ने। किसने किसने कहा? तो बकिंगम, थॉर्नडाइक और डियरबॉर्न, ये तीन लोग थे जिन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा कि बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने कहा? तीन नाम लिखे होंगे, मतलब चार नाम, जैसे चार ऑप्शन होंगे आपके पास, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसने किसने कहा था? बकिंगम ने, थॉर्नडाइक ने और डियरबॉर्न ने। इन्होंने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा? तो तीन लोगों ने कहा। किसने किसने? स्पेयरमैन ने, टरमैन ने और बिने ने। ठीक है, ये तीन जो लोग हैं इन्होंने कहा था कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि उसके बारे में हम सोच सकते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। अगर हम सोच ले रहे हैं इसका मतलब हमारे पास बुद्धि है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने बताया? स्पेयरमैन ने, टरमैन ने और बिने ने। फिर समस्या समाधान की योग्यता किसने बताया? किसने कहा कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं यानी कि हमारे अंदर बुद्धि है। तो ये कहा था आपका बैचलर और गैरेट ने। ये दो व्यक्ति हैं, बैचलर और गैरेट, इन्होंने समस्या समाधान की योग्यता बताया। नोट करने वाली चीज क्या है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गॉल्टन ने 1885 में किया था। अगर क्वेश्चन बनता है एक नंबर में, कई बार बन जाता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो फ्रांसिस गॉल्टन ने किया। कब किया था? तो 1885 में किया था। ठीक है, तो याद रखना कि 1885 में सबसे पहले फ्रांसिस गॉल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अब परिभाषाएं देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली है बकिंगम की, तो इन्होंने, इनका तो हम जानेंगे कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये किसने कहा था? बकिंगम ने कहा था।
ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना। गॉल्टन ने क्या कहा, तो गॉल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने बस सीखने की शक्ति है। अगर कोई चीज़ हम पहचान ले रहे हैं सही तरीके से और सीख ले रहे हैं, इसका मतलब है वो बुद्धि है। ये कहा था गॉल्टन ने। याद कैसे करेंगे गॉल्टन की, तो गॉल्टन से गाल याद रखना कि गाल में अगर थप्पड़ पड़ता है तो हमें सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है, और हर चीज़ हम पहचान जाते हैं। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि गॉल्टन ने क्या कहा कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। अगर थप्पड़ लगता है तो हम चीज़ें पहचान भी जाते हैं बहुत जल्दी और सीख भी जाते हैं। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर तीसरी जो डेफिनेशन है वो है वुडवर्थ की। इन्होंने क्या कहा, इनकी डेफिनेशन कई बार आती है, डीएलएड में भी कई बार आई है, कि वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसकी विधि है, कार्य करने की। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम कर ले रहे हैं तो उसका एक तरीका है बुद्धि, ठीक है। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन अच्छी है कि बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है, एक तरीका है कार्य करने का। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मैकडूगल की। इन्होंने कहा कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की प्रवृत्ति है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों से चीज़ों को सीखता है और आगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो यानी कि उसके अंदर बुद्धि है। जो अपने अनुभवों से नहीं सीखता उसके अंदर बुद्धि नहीं है, ऐसा मैकडूगल का कहना था। सिंपल सी डेफिनेशन है और अच्छी भी है, ठीक है। इनका क्या था, कहना था कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की प्रवृत्ति है, ठीक है। यानी कि जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है उसे हम अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारते हैं, अगर सुधार लेते हैं तो वो बुद्धि है। ये कहना था मैकडूगल का। बैचलर ने क्या कहा, बैचलर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति की समझ, मानसिक क्षमता है जिससे वह विवेकपूर्ण सोचता है और पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार करता है। तो ये भी अच्छी डेफिनेशन है। बैचलर ने क्या कहा कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि व्यक्ति की समझ और मानसिक क्षमता है। क्या है बुद्धि, तो समझ और मानसिक क्षमता है जिससे वह कैसा सोचता है, तो विवेकपूर्ण तरीके से यानी कि रेशनल सोचता है और पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार करता है यानी कि बिहेव करता है। तो ये बैचलर की डेफिनेशन है। याद कैसे रखनी है सारी, तो बकिंघम की याद है, सीखने की योग्यता है। गॉल्टन ने क्या कहा था, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति, यानी कि हम गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो चीज़ पहचान भी जाएंगे और सीख भी जाएंगे। वुडवर्थ ने क्या कहा, कार्य करने की एक विधि है, सिंपल सी है, याद कर लेना। मैकडूगल ने क्या कहा कि अतीत के अनुभव के प्रकाश में, तो इतना याद रखना, इससे याद हो जाएगी। बैचलर ने क्या कहा कि मानसिक समझ और मानसिक क्षमता है जैसे वह विवेकपूर्ण ढंग से सोचता है, तो इतना याद रख लेना। तो ऐसे आपको सारी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के अध्ययन के 3 प्रमुख उपागम, यानी कि अप्रोच देखेंगे 3 की, कैसे हम बुद्धि को पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी क्या अप्रोच रहती है, कैसे हम अध्ययन करते हैं बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, तो वो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से अप्रोच हैं जिसके माध्यम से हम बुद्धि को पढ़ेंगे। पहला है मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम। अब ये होता क्या है मनोमितिक संरचनात्मक उपागम। इस अप्रोच में बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समुच्चय माना गया है। विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें कहा गया कि बुद्धि खाली एक चीज़ की योग्यता नहीं है, कि सिर्फ याद करने की योग्यता नहीं है, सिर्फ सीखने की योग्यता नहीं है, यानी कि कई चीज़ों का समुच्चय होता है, कई सारी चीज़ें मिलकर होती हैं इसमें बुद्धि में। कहने का मतलब है जैसे कोई इंसान है वो सीखने में बहुत तेज है, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। कोई इंसान है वो चीज़ों को याद बहुत लंबे समय तक रख लेता है, नहीं बोलता। तो कहने का मतलब है बुद्धि सिर्फ एक योग्यता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की योग्यता है। बुद्धि खाली एक काम नहीं करती कि सिर्फ आपको चीज़ों को सिखाए, उसे हम कह दें बुद्धि है। बुद्धि कई काम करती है, वो सीखने में भी हेल्प करती है, आपको याद रखने में भी हेल्प करती है। इसलिए ये जो अप्रोच होती है वो बुद्धि को क्या कहती है, अनेक योग्यताओं का समुच्चय कहती है। अब इसमें प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से आते हैं, सिद्धांत तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आएंगे इस अप्रोच के अंदर, तो 3 सिद्धांत आते हैं। पहला थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या समूह कारक सिद्धांत, काफी फेमस है, इसे हम पढ़ेंगे आगे कि समूह कारक सिद्धांत किसमें आएगा, थर्स्टन का, तो वो आएगा आपका मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम में। दूसरा है गिलफोर्ड का बहुबुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या संरचना का सिद्धांत, ये गिलफोर्ड ने दिया था, ये भी मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम के अंदर आ रहा है। और तीसरा है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी किस में आएगा, तो मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम में आएगा। तो ये 3 सिद्धांत हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपका जो अप्रोच है वो है सूचना प्रक्रमण उपागम। अब ये क्या होती है, तो ये होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें क्या है कि इस अप्रोच में बुद्धि को एक सक्रिय प्रक्रिया माना गया है जो समस्या समाधान और तर्क पर आधारित होती है। जैसे मनोमितिक में क्या था कि हमने क्या करा, बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समुच्चय माना कि बुद्धि बहुत सारे काम कर लेती है, लेकिन इसमें क्या मानते हैं सूचना प्रक्रमण उपागम में, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में, तो इस अप्रोच में बुद्धि को क्या माना, एक सक्रिय प्रक्रिया माना गया है। कैसी प्रक्रिया, एक एक्टिव प्रोसेस माना गया है जो क्या करती है, समस्या समाधान करती है और लॉजिक पर आधारित होती है, यानी कि तर्क पर आधारित होती है। इसमें क्या है कि हम समस्या समाधान देखते हैं कि कैसे हम समस्या का समाधान कर लें, और ये किस पर आधारित होगी, तो तर्क पर आधारित होगी। कौन कौन से सिद्धांत इसमें आते हैं, तो इसमें 2 सिद्धांत आते हैं प्रमुख सिद्धांत। पहला है रॉबर्ट स्टनबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत और दूसरा है जेपी दास का पास मॉडल। पास मॉडल में जो पी है, पी से मतलब होता है प्लानिंग, ए से होता है आपका अटेंशन, एस से होता है साइमल्टेनियस और एस से होता है लास्ट वाले सक्सेसिव।
ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, याद रखना। प्रमुख सिद्धांत 2 आएंगे इसमें, पहले जेपी दास का पास मॉडल और रॉबर्ट स्टर्न का त्रिचापीय सिद्धांत। 2 सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं, तो इनके बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना, बस याद रखना कि इसमें आता क्या है सूचना प्रक्रमण उपागम में। इसमें हम बुद्धि को एक सक्रिय प्रक्रिया मानते हैं, एक्टिव प्रोसेस मानते हैं, जो समस्या समाधान और तर्क पर आधारित होती है। तीसरी जो हमारी अप्रोच है वो है आपकी संज्ञानात्मक विकास उपागम। अब ये अप्रोच क्या कहती है, तो इस अप्रोच में बुद्धि को एक विकासशील प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। यह बुद्धि के क्रियात्मक महत्व को समझाने में बल देती है। कैसे बल देती है, क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह है कि बुद्धि का असली मतलब सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं होता कि आप चीज़ों को इकट्ठा करते जाएं, सीखते जाएं, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाने से है, यानी कि आप उसे एक्शन में कैसे लाएंगे, कैसे जब जरूरत पड़ेगी आप कैसे उसे यूज़ करेंगे। तो ये है, जैसे बुद्धि वही अच्छी होती है जो कठिन परिस्थिति में काम आए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने अच्छे से यूज़ करा, आप उस प्रॉब्लम से निकल गए, तो वही बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा कि आप नई जगह पर नए माहौल में खुद को ढाल लें, तो वहाँ पर क्रियात्मक पक्ष यूज़ करता है, जो क्रियात्मक महत्व है वही है बुद्धि का। या जब हम कोई काम समझदारी से और तेज़ी से करते हैं तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो बुद्धि के क्रियात्मक पक्ष का हम उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आई, आपने क्या किया, उसे सॉल्व कर लिया, तेज़ी से अपना दिमाग चलाया, तो उस समय जो अपना दिमाग काम कर रहा होता है वही क्रियात्मक पक्ष होता है। तो क्लियर हो गया। अब इसमें कौन सा सिद्धांत आता है, तो इसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आता है। ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन इसमें सीटेट और यूपीटेट से बनते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जान लेते हैं बुद्धि के प्रकार। तो देखिए बुद्धि 3 प्रकार की होती है। किसने डिवाइड किया था, किसने बताए थे 3 प्रकार, तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताए थे। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगर हम बात करें मूर्त बुद्धि की, तो इसे गामक, यांत्रिक और व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ आपके सामने उपस्थित है, अगर आप उसके बारे में सोच ले रहे हैं यानी कि मूर्त बुद्धि है आपके पास। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है कि ऐसे व्यक्ति जो ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों की में कैसी बुद्धि पाई जाती है। तो ऑप्शन में आपको मूर्त बुद्धि नहीं देखने को मिलेगा, या तो गामक बुद्धि लिखा होगा, या यांत्रिक बुद्धि लिखा होगा, या व्यवहारिक बुद्धि लिखा होगा। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर या कारीगर बनते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, तो ज़्यादातर चांस रहते हैं ये इंजीनियर बनेंगे, कारीगर बनेंगे, प्लम्बर बन जाएंगे, मतलब कुछ भी ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करें तो इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। इसके लिए जब प्रश्न बनेगा तो उसमें ऑप्शन में सैद्धांतिक बुद्धि लिखा होगा, तो इसका नाम याद रखना, इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। यह पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति कहानीकार, कलाकार, पेंटर बनते हैं। इससे जुड़ा जब प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा कौन सी बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है, तो अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक बुद्धि जो होती है वो पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। अमूर्त वस्तु जो सब वस्तु आपके सामने उपस्थित नहीं है, अगर आप उसके बारे में सोच ले रहे हैं तो वो आपके अंदर कैसी बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। जैसे कि आपने देखा कहानीकार जो होते हैं वो कहानियाँ जो लिखते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहानी जो सुनी होती है वही लिख दे रहे हैं, वो सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, कल्पना करते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, जिनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो इसीलिए जो कलाकार होता है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, जरूरी नहीं कि उसके सामने पेंटिंग रखी हो, बिना देखे भी आंखें बंद करके वो सोचता रहता है और चीज़ें बनाता जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति कहानीकार, कलाकार या पेंटर बनते हैं। तीसरी जो हमारी बुद्धि है वो है सामाजिक बुद्धि। इसका संबंध समाज से होता है। इसमें अन्य व्यक्तियों को समझना व सामाजिक संबंध अच्छा होना प्रमुख होता है। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे लोग सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी व राजनेता बनते हैं। सामाजिक बुद्धि में देखो दोनों टाइप के आ जाते हैं, मूर्त बुद्धि वाले भी जाते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले भी आ जाते हैं, यानी कि थोड़ा ये अमूर्त भी सोचते हैं, थोड़ा मूर्त भी सोच लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का संबंध होता है समाज से। इसमें अन्य व्यक्तियों को समझना, सामाजिक संबंध अच्छा होना प्रमुख होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं, इनका व्यक्तित्व जो होता है बहिर्मुखी होता है। व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे तो जानेंगे बहिर्मुखी कौन होता है, जो हंस के बोल लेता है, खुल के हंस लेता है, सभी से बात कर लेता है, शर्माता नहीं है, ठीक है, अपनी बातें दूसरों के सामने रखता है, दूसरों की बातें पूछ लेता है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं और इनका समाज से संबंध होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, रीड बहुत जल्दी कर लेंगे किसी को भी, आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जान लेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे हैं, ठीक है, तो आपके बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं। और सामाजिक संबंध इनका बहुत अच्छा होता है, सबसे इतना हंस खेल कर बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं, तो इनके जो संबंध होते हैं समाज में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में कैसी बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो भाई कहा कि इसका संबंध समाज से होता है। इसमें अन्य व्यक्तियों को समझना व सामाजिक संबंध अच्छा होना प्रमुख होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अन्य व्यक्तियों को बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, और उनका सामाजिक संबंध भी काफ़ी अच्छा होता है। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि सबसे हंस खुल के बोल लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या बनते हैं, तो या तो सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, या व्यवसायी बनेंगे, या राजनेता बनेंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी वो या तो सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, व्यवसायी बनते हैं, या राजनेता बनते हैं, यानी कि एक्टर वगैरह बनते हैं।
अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं, लेकिन बुद्धि लब्धि जानने से पहले ये बुद्धि लब्धि आई कैसे उसकी हम शुरुआत देखते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो पहला पॉइंट है 1885 में गॉल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ये तो हमने पहले ही जान लिया कि गॉल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द दिया था। कब दिया था? तो 1885 में दिया था। उसके बाद 5 साल बाद क्या हुआ? 1890 में कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया तथा मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की 1890 में। यानी कि 5 साल बाद क्या हुआ? जब बुद्धि शब्द आया, गॉल्टन ने प्रयोग किया बुद्धि शब्द का, तो कैटल ने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था मानसिक परीक्षण। परीक्षण का मतलब आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट। मानसिक यानी दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें, उनका एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो मानसिक परीक्षण कहेंगे। तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया और एक बुक लिखी थी उन्होंने जिसका नाम था मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। पुस्तक का नाम याद रखना, किसने लिखी? कैटल ने लिखी है। तो 1890 में कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया तथा मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। फिर 1905 में क्या हुआ? 1905 में बिने सैमन द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया गया। तो पहला बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? कई बार ये प्रश्न बनता है। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया गया था। किसने बनाया था? तो अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बनाया था। किसने मिलकर बनाया? तो बिने और साइमन ने मिलकर बनाया था। तो ये क्वेश्चन काफी बनता है, याद रखना। फिर 1908 में क्या हुआ? 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले मानसिक आयु का प्रयोग किसने किया था शब्द का? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। कब किया? 1908 में किया। तो याद रखना कि 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया। फिर 1912 में क्या हुआ? 1912 में स्टर्न व कोहलमान ने बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का सूत्र दिया। किसने सूत्र दिया था सबसे पहले? तो स्टर्न और कोहलमान ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया। सूत्र क्या था? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये सूत्र था। लेकिन ये सूत्र कंप्लीट नहीं था, अधूरा था। इसे पूरा किसने किया? तो इसे पूरा किया था 1916 में टर्मन ने। किसने पूरा किया? तो 1916 में टर्मन ने इसे पूरा किया और इसमें संशोधन करके क्या सूत्र दिया? IQ बराबर MA/CA × 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो इन्होंने क्या किया था? स्टर्न व कोहलमान का जो सूत्र था उसमें खाली एक चेंज किया, इंटू 100 कर दिया। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटू 100 कर दिया था उन्होंने इसमें। तो याद रखना कि 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले गॉल्टन ने। 1890 में कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया, एक बुक लिखी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। 1905 में बिने साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण किया। 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। 1912 में स्टर्न व कोहलमैन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया जो कि अधूरा था। क्या सूत्र था इनका? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। फिर 1916 में टर्मैन ने इसे संशोधित किया और एक नया सूत्र दिया। इन्होंने सूत्र दिया IQ बराबर MA/CA × 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। मानसिक आयु को मेंटल एज कहते हैं, वास्तविक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। तो अच्छे से याद रखना, IQ बराबर क्या हो जाएगा? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये याद रखना। क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि कोई बच्चा 8 साल का है और वह 10 साल की आयु के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लेता है, तो उसका IQ कितना होगा? तो यहाँ पर जो उसकी वास्तविक आयु है बच्चे की वो क्या है? 8 साल का है। बच्चा कितने साल का है? तो 8 साल का है, तो वास्तविक आयु उसकी 8 साल हो जाएगी। और उसकी मेंटल एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि 10 साल के बच्चे के वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, तो उसकी जो मेंटल एज है या मानसिक आयु है वो 10 साल हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले में वो सारी चीज़ें रख देनी है। फॉर्मूला क्या है? IQ बराबर तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु 10 साल है, वास्तविक आयु 8 साल है, तो 10 बटे 8 हो गया और इंटू 100। तो इंटू 100 करा तो 125, उसका क्या निकलेगा? IQ निकलेगा। अब इसकी सारणी मैंने नीचे दी है बुद्धि लब्धि की, उसके हिसाब से हम ये जान पाएंगे कि 125 अगर किसी का IQ है तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सामान्य जो बुद्धि लब्धि की सारणी है उसे देख लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि की सारणी, एक साइड आपका IQ लिखा है और दूसरी साइड वो शब्द हम देख रहे हैं जो यूज करे जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे का IQ 140 से अधिक है तो उसे हम लोग प्रतिभाशाली कहते हैं, यानी कि जीनियस कहते हैं। अगर किसी बच्चे का IQ कितना है? 140 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली कहेंगे। और बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनका IQ 140 से ऊपर देखने को आपको मिलेगा, यानी कि मुश्किल से 2% होंगे। दूसरा क्या है, 120 से लेकर 140 तक अगर किसी का IQ है तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? तो उस बच्चे को हम लोग अति श्रेष्ठ, अति प्रखर या अति उत्तम कहेंगे, यानी कि अति वाले जितने शब्द हैं वो आ जाएंगे इसमें। अति श्रेष्ठ, अति प्रखर या अति उत्तम, अगर उसका IQ कितना है? 120 से 140। अगर किसी का IQ 110 से 120 तक है या 119 तक है तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे श्रेष्ठ बुद्धि, तीव्र बुद्धि या प्रखर बुद्धि। क्या कहेंगे? श्रेष्ठ बुद्धि, तीव्र बुद्धि या प्रखर बुद्धि, ये कहते हैं अगर उसका IQ 110 से 120 के बीच में है। अगर किसी बच्चे का IQ 90 से 110 के बीच में है तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? तो सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि कहेंगे। तो उस बच्चे की बुद्धि को क्या कहा जाएगा? सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि। और मोस्टली जो है 50% जो लोग होते हैं उनका जो IQ होता है वो 90 से 110 के बीच में ही होता है, इसलिए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कहेंगे, सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाला।
अगर किसी का IQ 80 से 90 के बीच में है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ऐसे बच्चों को हम लोग मंद बुद्धि कह सकते हैं या पिछड़ी बुद्धि कह सकते हैं। कई बार हम लोग नहीं कहते यार ये तो मंद बुद्धि है बिल्कुल, तो वो इसी में आते हैं जिसका IQ 80 से 90 के बीच में होता है। अगर किसी का IQ 70 से 80 के बीच में है तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे बच्चे की बुद्धि को हम लोग निर्बल बुद्धि या क्षीण बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्बल बुद्धि या क्षीण बुद्धि। अगर किसी का IQ 50 से 70 के बीच में है तो उस बच्चे को हम लोग मूर्ख बुद्धि कहते हैं। जो हम लोग मूर्ख देखते हैं यार ये तो बिल्कुल मूर्ख है, इसे कुछ नहीं आता, तो उन बच्चों का IQ कितना होगा, 50 से 70 के बीच में होगा। अगर किसी का IQ 25 से 50 के बीच में है, यानी कि और भी नीचे 25 से 50 के बीच में, तो ऐसे बच्चों को हम लोग मूढ़ बुद्धि कहते हैं कि यार बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है, ऐसे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो मूढ़ बुद्धि का जो IQ होगा वो कितना होगा, 25 से 50 के बीच में। और अगर मान लिया कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका IQ 25 भी नहीं है, यानी कि उससे भी कम है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग हीन बुद्धि, जड़ बुद्धि या महामूर्ख बुद्धि कहते हैं। क्या कहेंगे, हीन बुद्धि, जड़ बुद्धि या महामूर्ख बुद्धि। अगर आप सारे पढ़ लें तो सारे अच्छे से पढ़ना, लेकिन जिसके सामने मैंने एरो लगा रखे उन्हें अच्छे से देख लेना। 140 से अधिक वाला, 90 से 110, 80 से 90, 25 से 50 और 25 से कम। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद करना। अब देखिए नोट करने वाली चीज़ क्या है कि सामान्य बुद्धि वाले दुनिया में 50% है, जबकि प्रतिभाशाली लोगों का परसेंटेज केवल 2% है। यानी कि जिनका IQ 90 से 110 के बीच में है उनकी संख्या कितनी है दुनिया में, तो वो 50% है, यानी कि सामान्य बुद्धि वाले। और जो प्रतिभाशाली हैं जिनका IQ 140 से अधिक है उनका परसेंटेज सिर्फ 2%, यानी कि वो 2% पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत की, यानी कि प्रिंसिपल जो है बुद्धि के, उनकी बात करेंगे, जिसमें जो पहला प्रिंसिपल है आपका वो है बुद्धि का एक कारक या एक तत्व सिद्धांत। ठीक है, एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं इसी को, इसे एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं आपके अल्फ्रेड बिने, यानी कि ये एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। इन्होंने क्या कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक समान प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी प्रकार के कार्यों में प्रयोग की जाती है। इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी के अंदर क्या है, एक ही जैसी बुद्धि पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर अलग अलग पाई जाती है, सिर्फ एक तरीके की बुद्धि पाई जाती है जो क्या करती है, सभी कार्यों को करती है, चाहे वो किसी तरीके का कार्य हो, चाहे वो सीखने का कार्य हो, चाहे वो पहचानने का कार्य हो। ठीक है, तो हर कार्य जो होता है वो एक ही प्रकार की बुद्धि करती है जो हर इंसान में पाई जाती है। ये कहना था किसका, अल्फ्रेड बिने का। इसीलिए इसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहते हैं या एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि वहां पर एक तत्व था, यहाँ पर दो तत्व होंगे। कौन से, इसके प्रतिपादक कौन है, किसने दिया था ये सिद्धांत, तो ये दिया था आपका स्पेयरमैन ने। किसने दिया, तो स्पेयरमैन ने दिया। क्या कहा उन्होंने, इनके अनुसार किसी व्यक्ति में दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती है। देखिए अल्फ्रेड बिने ने कहा कि एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, एक ही तरीके की मानसिक योग्यता पाई जाती है, लेकिन जो स्पेयरमैन थे इन्होंने कहा नहीं, एक नहीं है, दो हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो मानसिक योग्यताएं, पहली है आपकी सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता क्या होती है, तो यह जन्मजात व प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होती है, ये सभी कार्यों में प्रयुक्त होती है। यानी कि इनका कहना था कि एक पाई जाती है सामान्य मानसिक योग्यता और एक पाई जाती है विशिष्ट मानसिक योग्यता। जो समान मानसिक योग्यता होती है ये जन्म से होती है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में क्या होगी, जो जन्म के साथ जो मानसिक योग्यता होती है उसे हम लोग समान मानसिक योग्यता कहते हैं, और ये सभी कार्यों को करने में हेल्प करती है, चाहे वो किसी भी तरीके का कार्य हो। दूसरी जो है आपकी वो है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये क्या करती है, ये विशेष कार्यों में प्रयुक्त होने वाली बुद्धि है, यानी कि किस खास कार्य को अगर आप कर रहे हैं उसमें जो आपका दिमाग लग रहा है, बुद्धि लग रही है, उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट मानसिक योग्यता कहेंगे। जैसे क्या कि आपको म्यूजिक नहीं आता, आपने म्यूजिक सीखा, ठीक है, तो ये कैसी योग्यता है, विशिष्ट मानसिक योग्यता है। आपको गिटार बजाना नहीं आता, आपने क्या किया, गिटार सीखा अलग से। कोई सामान्य व्यक्ति गिटार नहीं बजा सकता, क्योंकि ऐसी जो बुद्धि होती है वो कैसे आती है, ट्रेनिंग से आती है, जब आप चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कोई आम इंसान है जिसने कभी गिटार नहीं बजाया तो वो गिटार नहीं बजा पाएगा, क्योंकि जन्म से उसके अंदर ये योग्यता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ये योग्यता आपके पास आ जाती है, इसीलिए इसे विशिष्ट मानसिक योग्यता कहते हैं। तो समझ गए ना, स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया और बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है किसी भी इंसान में, एक होती है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता जो ट्रेनिंग से आती है, और सामान्य मानसिक योग्यता जो होती है वो जन्म से होती है। वही लिखा है कि इसे व्यक्ति अभ्यास, शिक्षा व अनुभव द्वारा अर्जित करता है। यानी कि जो विशिष्ट मानसिक योग्यता है वो कैसे आती है, तो ट्रेनिंग से आती है, अभ्यास से आती है, शिक्षा या एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, जो तीसरा बुद्धि का सिद्धांत है वो है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। ये किसने दिया, तो ये भी स्पेयरमैन ने दिया। सभी को याद रखना कि किसके प्रतिपादक कौन है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, सभी के नाम आपको याद रखने हैं। तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन ने दिया। स्पेयरमैन ने बाद में जी फैक्टर और एस फैक्टर के अतिरिक्त एक तीसरे तत्व की पहचान की जिसे समूह तत्व कहा गया। देखिए यहाँ पर जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है, जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी द्विकारक सिद्धांत की, उसमें जो सामान्य मानसिक योग्यता होती है उसे हम लोग जी फैक्टर कहते हैं, और जो विशेष मानसिक योग्यता होती है उसे हम लोग एस फैक्टर कहते हैं। यानी कि ये जनरल और वो स्पेशल, तो उसे हम क्या कहेंगे, जी फैक्टर कहेंगे सामान्य मानसिक योग्यता को, और विशेष मानसिक योग्यता को हम लोग क्या कहते हैं, एस फैक्टर कहते हैं। तो स्पेयरमैन ने बाद में जी फैक्टर तथा एस फैक्टर के अतिरिक्त एक तीसरे तत्व की पहचान की जिसे समूह तत्व कहा गया। ये जी
और एस फैक्टर का मिश्रण होता है जो कुछ कार्यों में प्रकट होता है। यानी कि इनका कहना था कि व्यक्ति में दो फैक्टर तो पहले पाए जाते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, एक और फैक्टर पाया जाता है जिसे हम लोग समूह तत्व कहते हैं। ये दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि समान मानसिक योग्यता और विशेष मानसिक योग्यता का मिक्सचर होता है। तो कुछ कार्य जब हम करते हैं तो दोनों ही योग्यताएं जो होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है हमें। तो ये बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है, जिसमें इस पर मैंने कहा कि इंसान में जी फैक्टर और एक्स फैक्टर के अतिरिक्त एक और तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग समूह तत्व कहते हैं। और ये किसका मिक्सचर होता है? तो जी फैक्टर और एक्स फैक्टर का मिक्सचर होता है, यानी कि समान मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता है, उन दोनों का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, तो ये याद कर लेना। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है बहुकारक सिद्धांत। ये क्या कहता है? इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नाम तो आपने काफ़ी बार सुन लिया है। थॉर्नडाइक ने ये दिया था बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया, या बुद्धि का बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने कहा कि कोई भी सामान्य बुद्धि नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई तत्व शामिल होते हैं जो विभिन्न कार्यों को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि कोई भी सामान्य बुद्धि नहीं होती, मतलब सब एक दूसरे को काट रहे थे यहाँ पर। तो थॉर्नडाइक जब आए, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज़ भी होती है। बुद्धि में कई सारे तत्व शामिल होते हैं जो विभिन्न कार्यों को करते हैं। ठीक है, कोई कार्य सीखने में हेल्प करेगा तो कोई कार्य पहचानने में हेल्प करेगा। तो ऐसे करके जो बहुत सारे तत्व होते हैं बुद्धि में जो विभिन्न कार्य को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। थॉर्नडाइक का मानना था कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने पर बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है और कम करने पर कम हो जाता है। थॉर्नडाइक का कहना यह था कि अगर हम मान लीजिए कोई प्रॉब्लम बच्चे को देते हैं, तो अगर हम उसे प्रॉब्लम को थोड़ा कठिन कर दें तो बच्चे का जो बुद्धि का स्तर होगा सीखने का वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसे सरल चीज़ें देंगे तो बुद्धि का स्तर जो है बच्चे का वो भी कम रहेगा। जैसे बच्चे को अगर आप क्रिकेट सिखा रहे हैं और लेदर बॉल से आप प्रैक्टिस उन्हें कराने लग जाए बच्चे को, तो जो टेनिस बॉल है उससे तो प्रैक्टिस करना उसके लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो भैया अगर चीज़ हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, कठिनाई के स्तर को बढ़ा देते हैं तो बुद्धि का स्तर भी उसका बढ़ जाता है। अगर हम कम कर देंगे, आसान चीज़ें देंगे, तो बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। तो ये कहता है बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है उसे हम कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। क्या कहते हैं? समूह कारक सिद्धांत। नाम देखिए सबके सिमिलर हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो अच्छे से नाम को याद करना और याद करना कि कौन से इसके प्रतिपादक हैं, किसने दिया है। ठीक है, तो इसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। प्रतिपादक इसके हैं एल थर्स्टन। किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया था, ये इसके प्रतिपादक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बुद्धि को 13 तत्वों का समूह बताया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि समूह कारक सिद्धांत के बारे में कि थर्स्टन ने अपनी किस बुक में बुद्धि को 13 तत्वों का समूह बताया था। पर वर्तमान में 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि थर्स्टन जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या बताया था कि 13 तत्वों को इंपॉर्टेंट बताया था कि बुद्धि में 13 तत्व पाए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान में 7 तत्वों को इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ये 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो सबका नाम लिखा हुआ है। मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, सुपरविजन एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड वर्ड एबिलिटी। ये 7 तत्व हैं जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुद्धि में पाए जाते हैं। ये किसका कहना था? तो थर्स्टन का ये कहना था। जो उन्होंने एक बुक लिखी थी उसका नाम याद रखना, कौन सा सिद्धांत दिया, समूह कारक सिद्धांत, उसका नाम याद रखना। ठीक है, और याद रखना कि 13 तत्व इन्होंने बताए थे अपनी बुक में। प्रेजेंट में 7 तत्व जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है इसका नाम है पदानुक्रम सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं सिरिल बर्ट तथा वर्नन। नाम याद रखना, सिरिल बर्ट तथा वर्नन ने पदानुक्रम सिद्धांत दिया। इन्होंने मानसिक योग्यताओं को क्रम अनुसार रखा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मानसिक योग्यताएं जो होती हैं किसी भी बुद्धि में उसे क्रम अनुसार रखा। इन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर सामान्य जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उन्हें रखा, जबकि सबसे बाद में दूसरी विशिष्ट योग्यताओं को रखा। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक पिरामिड बनाया और पिरामिड में जो ऊपर की साइड में किसे रखा, जो सामान्य मानसिक योग्यताएं हैं उन्हें रखा, और नीचे की साइड इन्होंने रखा जो दूसरी विशिष्ट योग्यताएं थी। तो आपको बस क्या याद रखना कि पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, सिरिल बर्ट तथा वर्नन ने दिया। और इन्होंने क्या किया था कि सामान्य मानसिक योग्यताओं को ऊपर रखा था और दूसरी विशिष्ट योग्यताओं को नीचे रखा था। साथ ही साथ इन्होंने संरचना किसके समान की थी, तो पिरामिड के समान संरचना की थी। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है इसका नाम है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, नाम याद रखना। इसके कई नाम हैं। इसे बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे 3D थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3D थ्योरी भी कहा जाता है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी। प्रतिपादक कौन है? तो जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने ये दिया था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत 1967 में। ठीक है, किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया। नाम है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि की संरचना सिद्धांत और 3D थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रमुख आयामों से मिलकर बनती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक चीज़ से मिलकर नहीं बन रही है, 3 आयामों से मिलकर बन रही है। पहली विषय वस्तु, दूसरी संक्रिया और तीसरा उत्पाद। ठीक है, 3 चीज़ें कौन सी हैं? किन 3 चीज़ों से मिलकर बन रही है? तो विषय वस्तु से, संक्रिया से और उत्पाद से मिलकर बन रही है।
अब यहाँ पे विषय वस्तु से मतलब क्या है, तो विषय वस्तु का मतलब होता है कंटेंट, वह सामग्री जिस पर मानसिक कार्य करना है, यानी कि कोई समस्या जिसके ऊपर हम मानसिक कार्य करेंगे। जैसे बच्चे को कोई सवाल दे दिया मैथ का, तो वो उसके लिए विषय वस्तु हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए समस्या है, वो उसे सॉल्व करना चाहता है। ठीक है, संक्रिया क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, समस्या पे की जाने वाली मानसिक क्रिया, यानी कि बच्चा जो सोच रहा है, समझ रहा है उस चीज़ के बारे में, वो क्वेश्चन के बारे में कि कैसे उसे सॉल्व करेगा, तो जो भी वो मानसिक क्रियाएं करेगा उसे संक्रिया कहेंगे। और तीसरा है उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट, कि जो भी संक्रिया की, जो भी ऑपरेशन किया, उसका रिजल्ट क्या है। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो याद रखना कि जेपी गिलफोर्ड ने अपनी त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत में क्या कहा कि जो बुद्धि होती है वो 3 आयामों से मिलकर बनी है। कौन कौन से 3 आयाम, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। नोट करने वाली चीज़ क्या है, कुल योग्यताएं। गिलफोर्ड ने प्रारंभ में 5 × 4 × 6 यानी कि 120 मानसिक योग्यताएं बताई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 150 तथा अंतिम मॉडल में 180 बताई गई। यानी कि कुल योग्यताएं कितनी बताई थी इन्होंने स्टार्टिंग में, तो 120 बताई थी जेपी गिलफोर्ड ने। बस इतना याद रखना कि शुरुआत में इन्होंने मानसिक योग्यता बताई कि किसी भी व्यक्ति में कुल मानसिक योग्यताएं कितनी होती हैं, तो 120 होती हैं, जैसे बाद में 150 कर दिया गया, और लास्ट जो इन्होंने मॉडल दिया उसमें 180 बताया गया। तो अभी प्रेजेंट में ऐसे 180 मानसिक योग्यताएं मानी जाती हैं कि अभी किसी व्यक्ति में 180 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा बुद्धि का सिद्धांत है वो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है इसके, तो आरबी कैटल है। नाम याद रखना, आरबी कैटल ने दिया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब इन्होंने तरल बुद्धि को वंशानुक्रम पर आधारित माना और ठोस बुद्धि को वातावरण के अनुभव से विकसित माना। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, एक तरल बुद्धि पाई जाती है और एक ठोस बुद्धि पाई जाती है। तरल बुद्धि जो होती है वो बचपन से होती है, यानी कि जन्म जब बच्चे का होता है तब से जो बुद्धि है उसके अंदर, तो वो कौन सी बुद्धि है, वो तरल बुद्धि है। जबकि ठोस बुद्धि किसे कहा, कि जो वातावरण से उसे मिल रही है, जो वातावरण से वो चीज़ें सीख रहा है, अपने समाज से सीख रहा है, अपने विद्यालय से सीख रहा है, मम्मी पापा से सीख रहा है, तो ये चीज़ें वातावरण से सीख रहा है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, तो इसे ठोस बुद्धि का। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि तरल, जो आरबी कैटल थे इन्होंने अपने इस बुद्धि के सिद्धांत में तरल बुद्धि को किस पर आधारित माना, वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ठीक है, समाज पर, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको याद रखना कि जो तरल बुद्धि है इन्होंने बताई वो वंशानुक्रम पर आधारित है और जो ठोस बुद्धि है वो वातावरण पर आधारित है। बस सिंपल सा है इनका। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का और खा का सिद्धांत। ये किसने दिया, तो ये दिया था हैब ने। प्रतिपादक इसके हैब है, इन्होंने दिया था बुद्धि का और खा का सिद्धांत। बुद्धि का इन्होंने बताया कि वो वंशानुगत होती है, यानी कि जन्मजात होती है, सेम वैसे ही जैसा आरबी कैटल ने दिया तरल और ठोस का। तो तरल बुद्धि यानी कि बुद्धि का, और ठोस बुद्धि बुद्धि खा, यानी कि बुद्धि का जो होती है वो वंशानुगत होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ जन्म से वो जो बुद्धि होती है वो बुद्धि का है। और जो पर्यावरण से हमें बुद्धि मिल रही है वो कैसी है, बुद्धि खा है, यानी कि जो हम अनुभव से और अपने अधिगम यानी कि सीखने से विकसित करते हैं वो कैसी बुद्धि है, तो बुद्धि खा है। ठीक है, याद रखना, सिंपल सा है इनका भी। नेक्स्ट जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो है त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। इनका सीधा सीधा प्रतिपादक पूछ लिया जाता है, ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि कौन सी 3 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने। तो सीधा सा बुद्धि का नाम याद रखेंगे हम और याद रखेंगे ये किसने दिया। तो त्रिचापीय और त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया है, 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दी है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग। किसने दिया था, तो स्टर्नबर्ग ने दिया था ये सिद्धांत। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बियॉन्ड IQ। ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखना। इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं। हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि सूचना संसाधन सिद्धांत किससे कहते हैं या किसने दिया, तो स्टर्नबर्ग ने दिया। सेम सिद्धांत है, दोनों के नाम याद रखना, त्रिचापी सिद्धांत या सूचना संसाधन सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। इन्होंने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली अनुभवात्मक बुद्धि, यानी कि जो अनुभव से आधारित होती है, इसमें क्रिएटिविटी की क्षमता आ जाती है कि आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इसका मतलब है आपके पास कौन सी बुद्धि है, तो पहली वाली यानी कि अनुभवात्मक बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि बताई इन्होंने वो बताई कि घटकात्मक बुद्धि होती है, जिसके अंदर ये बुद्धि होगी उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, वो तार्किक और अमूर्त जो सोच होती है उसकी शक्ति बहुत अच्छी होगी उसके अंदर। तीसरी है सैद्धांतिक बुद्धि, यानी कि समायोजन करने की क्षमता, कि आप किसी भी कंडीशन में जाते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं इसका मतलब आपके अंदर कैसी बुद्धि है, सैद्धांतिक बुद्धि है या व्यवहारिक बुद्धि है। ठीक है, तीनों बुद्धि याद रखना कि कौन कौन सी 3 बुद्धि बताई इन्होंने। पहली अनुभवात्मक बुद्धि, दूसरी घटात्मक बुद्धि, तीसरी सैद्धांतिक बुद्धि। अब जो हमारा लास्ट बुद्धि का सिद्धांत है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। किसने दी, तो हॉवर्ड गार्डनर ने दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो गार्डनर ने दिया। 1983 में दिया था। और कहाँ प्रस्तुत किया था, तो एक बुक लिखी थी उन्होंने, इसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस बुक में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। बुक का नाम याद रखना। इन्होंने किसी बालक की बुद्धि में कुल 7 तत्व का होना बताया, लेकिन 1998 में 8वां प्रकार
प्रकार और सन 2000 में 9वां प्रकार बताया। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धियों का अलग अलग स्तर पर विकास होता है तथा इन बुद्धियों के आधार पर व्यक्ति की रुचि, क्षमता और कैरियर क्षेत्र तय होते हैं। यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने अपनी बुक निकाली थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसी में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि किसी भी बालक में, किसी भी बच्चे में जो बुद्धि पाई जाती है उसमें 7 तत्व पाए जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने 7 तत्व बताए, लेकिन 1998 में इन्होंने एक और प्रकार बता दिया, यानी कि अब 8 तत्व हो गए। 2000 में एक और तत्व बता दिया, यानी कि अब जो है बालक की बुद्धि में इन्होंने 9 तत्व बताए कि किसी भी बालक की बुद्धि में 9 तत्व पाए जाते हैं। और क्या कहा इन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसमें अलग अलग बुद्धियों का विकास अलग अलग स्तर पर होता है। ठीक है, एक साथ सारा विकास नहीं हो जाता, सभी प्रकार की बुद्धि का अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो बुद्धियां होती हैं उनका विकास होता है। और बताया कि इन्हीं बुद्धियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति की रुचि, क्षमता और कैरियर क्षेत्र तय होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कैसी बुद्धि है, किस प्रकार की बुद्धि, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि बच्चे का जो है इंटरेस्ट किन चीज़ों में, क्षमता क्या है, किस कैरियर में वो अच्छा करेगा, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत है। जितने भी सिद्धांत हैं आपको क्या करना है, प्रतिपादक अच्छे से याद रखने। अगर उन्होंने कोई बुक दी है तो वो अच्छे से याद रखना। अगर बुद्धि के प्रकार बताएं तो वो अच्छे से याद रखना। जैसे त्रिचापी सिद्धांत में कौन कौन सी बुद्धि बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। और स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है, एस कारक, जी कारक, ये भी बहुत अच्छे से याद रख लेना। बालू का ढेर का सिद्धांत किसे कहते हैं, इसे भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, 2-3 नाम है। 3D थ्योरी किसे कहते हैं, वो अच्छे से याद रखना। तो ये जो सिद्धांत है इनके जो नाम है 2-3 वो अच्छे से याद रख लेना। प्रतिपादक कौन है उन्हें याद रखना। हो सकता है सीधा नाम ना दे, सीधा बोल दे बालू का ढेर का सिद्धांत किसने दिया, ना बोले। ठीक है, तो ऐसे करके इन चीज़ों के जो नाम है सिद्धांतों के वो अच्छे से याद रखना। प्रतिपादक कौन है वो याद रखना। बुक कौन सी लिखी है वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनकी, कि कौन कौन से बुद्धि परीक्षण है, कैसे बुद्धि परीक्षण है, उन सभी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा बुद्धि का, उसमें हम लोग बुद्धि परीक्षण की बात कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।